अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ तस्करोशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। बहुत सारे लोग जो यूके में रहने वाले हैं या जिनके रिश्तेदार यूके में हैं वो मुझसे पूछते हैं भाई कि क्या वजह है कि यूरोपियन लोग दूसरी कंट्रीज से आके इंग्लैंड में अपनी फैमिली को बुला रहे हैं, अपने बहन भाइयों को फॉरएवर के लिए सेट कर रहे हैं। तो हम जो यूके के रहने वाले हैं, हमारे पास यूके की नेशनलिटी भी है, सब कुछ है, इतने सालों से हम रह रहे हैं, हमारी जो फैमिलीज है कितनी जनरेशन से, यानी कि तीसरी जनरेशन इस वक्त चल रही है, तो हम रह रहे हैं। तो हम अपनी फैमिली को पाकिस्तान से फॉरएवर के लिए क्यों नहीं बुला सकते? तो मैंने सोचा आज इस पे वीडियो बनाएं और आपको बताएं कि कैसे आप भी, अगर आपके पास यूके की नेशनलिटी है, आप कैसे अपनी फैमिली, बहन भाई, रिश्तेदारों को फॉरएवर के लिए यूरोप में बुला सकते हैं और सेट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जो लोग यूरोप से जाके यूके में अपनी फैमिलीज को बुला रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जानने की ये ज़रूरत है कि वो किस लॉ के तहत अपनी फैमिली को बुला रहे हैं। ये लॉ है यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया या यूरोपियन एक्सटेंडेड एरिया भी इसको कहा जाता है। ये लॉ तब अप्लाई होता है जब आप किसी यूरोपियन कंट्री से मूव होके दूसरी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं। इस वक्त यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो है 28, शेंजन कंट्रीज़ जो हैं वो 26 हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो 28 हैं, वहाँ पे आप जाके किसी भी एक कंट्री में आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, लेकिन बशर्त ये कि आपको अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव होना पड़ेगा। तो जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरी माएँ बहनें अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बुलाना चाहती हैं और यूरोप में सेट करना चाहती हैं और उनके पास यूनाइटेड किंगडम की नेशनलिटी है, उस वीडियो को गौर से देखें ताकि आपको हर चीज़ समझ आ जाए। तो दोस्तों, बात यह है कि जब आप अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बुलाना चाहते हैं और आपके पास यूके की नेशनलिटी है, तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है? आपने किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाना है जो आपको इजी लगे। मैं आपको मशवरा दूंगा, हॉलैंड इंग्लैंड के साथ है, उसके बाद बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, क्योंकि ये जो है इंग्लैंड के साथ है। इसका फ़ायदा ये होगा आपको कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लैंड से आएँ और आके यूरोपियन किसी कंट्री में आके रहें जब तक आपका फैमिली मेम्बर नहीं आ जाता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो 3-4 कंट्रीज़ मैंने बताई हैं, क्योंकि ये नेबरिंग कंट्री है यूके की, तो यहाँ पे 4 से 5 घंटे में बाई रोड आया जा सकता है, 1 घंटे में बाई एयर आया जा सकता है। तो आपने करना क्या है कि अगर आप अपनी किसी फैमिली मेम्बर को पाकिस्तान से बुलाना चाहते हैं, अगर आप यूके में काम वगैरह कर रहे हैं या कोई बेनिफिट्स वहाँ पे ले रहे हैं, तो इसका तरीका ये है कि आपने यूरोपियन कंट्री में आना है। वहाँ पे आके आपने सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप कराएंगे, यूके और यूरोपियन कंट्री जो है इनमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि जब यूके में आप जाते हैं, आपको नेशनल सिक्योरिटी नंबर अप्लाई करना पड़ता है, जिसके लिए आजकल जो है 6 से 8 महीने लग रहे हैं और इतनी मुश्किल से इतना इंटरव्यू लिया जाता है, आप क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, क्यों आपको नेशनल सिक्योरिटी नंबर चाहिए, बला बला बला। लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्री में आएंगे तो ऐसा नहीं है। जैसे कि आप बेल्जियम में आ जाते हैं या फ्रांस में या हॉलैंड में आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब आप यहाँ पे आएंगे, आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे यहाँ की म्यूनसिपैलिटी में, तो 2 से 3 दिन बाद ऑटोमेटिकली आपका जो नेशनल सिक्योरिटी नंबर होता है वो आपके घर पे आ जाता है। इतना ईजी है यहाँ पे। जब वो आ जाएगा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है? आपने काम ढूंढना है। काम ऑफ कोर्स आप यहाँ पे नहीं रहना चाहते तो काम आपको फिर किसी से, पाकिस्तानी से या अपने देसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, या फिर अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप आराम से भी काम ढूंढने, काम आराम से यहाँ पे मिल जाता है। तो इसमें कोई शर्त नहीं है कि कितने महीने आपके पास काम हो। जिस आपने कोशिश करनी है 5, 6, 7 महीने तक आप काम कर लें ताकि आपकी सैलरी स्लिप जो है वो बन जाए। दूसरी चीज़ ये करनी है, आपको पता है कि मैं आप यूरोप में मूव होना है और मैंने अपनी किसी फैमिली मेम्बर को बुलाना है, तो आपने क्या करना है? फैमिली मेम्बर को जिस फैमिली मेम्बर को आपने बुलाना है उसके नाम पे आप पैसे भेजना शुरू करें। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप 100 पाउंड भी भेज सकते हैं, 200 पाउंड भी भेज सकते हैं, जो भी आप भेज सके, कम से कम 100 पाउंड तो होना चाहिए। शो आपने ये करना है, जिसको आप बुला रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान में उसका कोई नहीं है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम भी कोई नहीं है, आप पैसे उसको भेजते हैं यहाँ से और आपकी वजह से उसकी गुजर बसर हो रही है और आप पे फुली डिपेंडेंट है वो बंदा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, आपने शो करना है कि आप काम कर रहे हैं, उसमें कोई वो इतना नहीं है कि आपकी सैलरी जो है कितनी होनी चाहिए। अगर आपकी नॉर्मल इनकम क्या होती है? 1200-1300 यूरोप में इनकम है। अगर आप इतनी कमा रहे हैं
तो 3-4 सैलरी स्लिप आपने लेटेस्ट लगानी है साथ। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि आपका जो पाकिस्तान में जो फैमिली मेम्बर है उसने प्रूव करना है कि ये जो बंदा मुझे बुला रहा है इसके साथ मेरा रिलेशन क्या है। अच्छा, जो होते हैं फर्स्ट ब्लड, यानी कि आपकी कज़न्स, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, तो उनका तो आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। कुछ होते हैं दूर के रिश्तेदार, उनको प्रूव करना मुश्किल होता है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि दूर के रिश्तेदार पे अपनी एनर्जी इतनी स्पेंड ना करें। अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं तो जिसके साथ आपका डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि भाई, माँ, बाप, फूफो या बहन, ये तो इजीली आप बुला सकते हैं। अब बात जाते हैं कज़न। कज़न जो है वो तीसरी जगह पे चला जाता है। तो कज़न को भी बुला सकते हैं, लेकिन उसके लिए मोस्टली वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। अगर आप देखें, अगर आप रिफ्यूज़ किया तो आप लाजमी अपील करें, अपील में लाजमी जाएँ। बहुत सारे लोग अपील में नहीं जाते, वो दोबारा वीज़ा अप्लाई करते हैं, कहते अपील में देर लगती है, दोबारा वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो भी रिफ्यूज़ हो जाता है, तीसरी दफ़ा अप्लाई करते हैं, वो भी रिफ्यूज़ हो जाता है। तो ऐसा नहीं आपने करना। तो 3 चीज़ें अगर आप निकालनी है, आपने प्रूव कर लिया कि आपका रिलेशन क्या है, आपने प्रूव कर लिया कि आप उसको पैसे भेजते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, और आपके पास काम है। ऑफ कोर्स आप जहाँ रहते होंगे, घर आपने रेंट पे जो भी है जगह शो करिए जी, यहाँ पे आके वो बंदा रहेगा, तो उसको ये वीज़ा मिलेगा। जब वो यहाँ पे आएगा तो फिर वो वीज़ा जो है, यहाँ पे आने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना है, 5 साल का रेजिडेंट परमिट मिल जाता है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा कि अगर आपका कोई रिलेटिव यूरोप में रह रहा है और उसके पास नेशनलिटी नहीं है, रेजिडेंट परमिट है, तो कैसे आप उसको यूके फॉरएवर के लिए बुला सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, बजाय इसके कि आप अपने किसी रिलेटिव को स्पॉन्सर पे विजिट वीज़ा पे इंग्लैंड बुलाएं, फिर 6 महीने के बाद वो इलीगल हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे? क्योंकि इलीगल की बहुत मुश्किल लाइफ होती है। और कोशिश यही करें, अगर आप कर सकते हैं, थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी, लेकिन देखिए जो बंदा इलीगल आएगा उसके लिए ज़्यादा मुश्किलें हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी आप एफर्ट कर लेंगे कुछ महीने, तो आपका जो रिलेटिव है सारी ज़िंदगी आपको दुआएं देगा। ये एक सदका जारिया है। जो दोस्त पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं या इंग्लैंड से जो लोग बुलाना चाह रहे हैं, मैं उनको आखिर में यही ज़रूर कहता चलूँगा कि मोस्टली क्या होता है कि जो मेरे भाई पाकिस्तान में बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं, क्योंकि खुद तो कुछ करना नहीं हमने होता ना, तो हर चीज़ कंसल्टेंसी करनी होती है। तो वो क्या होता है 10-15 हज़ार लेके वो फेक बना के देता है ट्रांजेक्शन, जो कि जी मेरे रिश्तेदार ने मुझे पैसे भेजे होते हैं। तो क्या होता है, जब वो एम्बेसी में आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो लाजमी इसको वेरीफाई करते हैं, तो पता चलता है ये 2 नंबर हैं, तो आपके ऊपर 10 साल का बैन लग जाता है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। आपने बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना, कोई भी डॉक्यूमेंट्स फेक नहीं लगाना, कोई आपने गलत बयान नहीं करना, वीज़ा फॉर्म भरते हुए आपने कोई भी गलती नहीं करनी, कोई भी जो है उनको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। आपने 100% जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है सही देनी है। अगर आपका वीज़ा पहले रिजेक्ट हुआ है तो भी उनको बताएं कि मेरा पहले इस तरह फलां कंट्री से या यूके से अगर हुआ है तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।